गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर जो है आप लोगों का 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें अनुपात के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि हम लोग चलिए प्रश्नावली 1 इसका बनाते हैं। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। प्रश्नावली 1 अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। अध्याय नंबर 11 का प्रश्नावली 1 अध्याय 11 का प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर स्केल लिया गया है। एक मतलब रेशियो में दिया गया है 1 सेंटीमीटर इस टू 10 मीटर स्केल है इसका। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो जो स्केल दिया गया है, जो माप दिया गया है, एक्चुअली में माप या अपन इसको स्केल बोल सकते हैं। ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, मतलब जो वास्तव में 10 मीटर लंबाई है उसको जब नक्शा बनाया गया है तो नक्शे में उसको 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया। 1 सेंटीमीटर इतना नाप लिए, मतलब वो 10 मीटर के बराबर है। तो नक्शे में ही खेत की जो माप है वो बनाया गया है 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। तो उसका वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नक्शे की माप क्या दी गई है इसके 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। तो वास्तविक क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। वास्तविक क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर जो है वो 30 मीटर के बराबर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर जो है वो 40 मीटर के बराबर। एक यदि 10 के बराबर है तो 3 30 के बराबर हो जाएगा, 4 40 के बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 12 1200 वर्ग मीटर। ये पहले सवाल का आंसर आ गया। अध्याय 11 के पहले सवाल का आंसर है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला बताता हूँ मैं। सवाल नंबर 2 है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। अब ये 3600 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणित भुजा, यानी ए स्क्वायर। ये भुजा अपन ए मान लेते हैं तो 3600, तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3600। इसका यदि हम फैक्टर करें तो 60 इंटू अपन 60 इसको लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो 60 इंटू 60 भी लिखा जा सकता है। और यहाँ यदि पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाएगा, यानी 60। यानी जो वर्गाकार पेंटिंग है उसका जो क्षेत्रफल था 3600 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी एक भुजा की जो माप है वो 60 है। मान लीजिए वर्ग ये है
वर्गाकार पेंटिंग, तो ये 60-60 होगी। ये स्केल क्या दिया हुआ है? स्केल दिया हुआ है 0.1, इसलिए स्केल में भुजा जो होगा इसमें अपन क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.1, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। का जो आखिरी सवाल है, यानी इसमें कुल मिला के 3 सवाल ही दिए गए हैं, तो जो तीसरा सवाल है इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। नक्शे में क्या किया है, रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी उसको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर इस टू 7 किलोमीटर है, यानी नक्शे में क्या है 7 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 2 सेंटीमीटर बताया गया है, तो हमें रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगा ये ज्ञात करना है। नक्शे का जो पैमाना है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इस टू 7 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर को 7 किलोमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा ये ज्ञात करना है। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ लिख लिए पैमाना में पैमाना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है जो 7 किलोमीटर के बराबर है, तो 3 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा अपन उसको x मान लिए। यहाँ लिखेंगे अतः 2/7 इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7/2, एक्स इक्वल टू 7×3=21/2, यानी कि 10.5 किलोमीटर आंसर। 10.5 किलोमीटर है ये, जो नक्शे में 3 सेंटीमीटर है, यानी रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो 10.5 किलोमीटर है। तो ये प्रश्नावली 1 अध्याय 1 के 3 सवाल थे, तीनों बता दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय नंबर 1, ज़रा ध्यान से इसको देखना है, सुनना है, समझना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये त्रिभुज हो गया ABC और इसके BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया है। मान लीजिए ये D है और ये E है, E पॉइंट। D जो रेखाखंड है, जो रेखा है सॉरी, वो इसके AB को D पे और AC को E पे प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AD/BD = AE/CE। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहलाता है, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ज्ञात है या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें DE समानांतर है BC के और AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है AD/BD = AE/CE। रचना B को E तथा D को C से मिलाया। और DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। उपपत्ति में देखिए, अब क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। एकदम सिंपल है, याद हो जाएगा। ये ADE त्रिभुज है, ये BDE त्रिभुज है। ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE/ एरिया ऑफ BDE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EN। ये इसीलिए लंब खींचा गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली भुजा ही हमेशा आधार रहे। तीनों भुजाओं में से कोई सी भी भुजा आधार हो सकती है और उसके सामने वाले शीर्ष पे जो रेखा खींची जाती है, लंब खींची जाती है, उससे इस भुजा पे उसका लंब हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही हो और ऊंचाई ऐसा हो। यदि ये आधार है तो ऊंचाई ये होगा, इधर का आधार है तो ऊंचाई ये होगा, इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है। BDE त्रिभुज जो है, अब BDE त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, तो BDE त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है तो इसका आधार अपन BD को मानेंगे, लेकिन ऊंचाई क्या रहेगा? EN, क्योंकि BD को आगे बढ़ाने पे ये इस पे लंब है। आधार पे लंब ही होना चाहिए ऊंचाई। यहाँ से आप ऐसे खींचोगे तो लंब नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, 90 का कोण नहीं बनेगा। इसलिए अपन इसको आधार यहाँ है लेकिन इसको बढ़ाने पे ये ऊंचाई माना जाएगा। तो आधार हो गया BD, ऊंचाई हो गया EN। 1/2 आधार BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। अब इसमें ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर AD/BD, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार पुनः क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, अब इधर का ले लेंगे CDE या CED, इसका आधार क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM। इसी प्रकार इसका आधार हो जाएगा CE और ऊंचाई हो जाएगा DM। DM से कैंसिल, 2 से कैंसिल। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE क्षेत्रफल त्रिभुज CED बराबर AE/CE। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब तीसरा चीज़ इसमें क्या है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने हुए त्रिभुज हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार यानी DE को अभी आधार मानेंगे तो इसके अंदर में ये त्रिभुज बना है और DE आधार पे ही ये त्रिभुज बना हुआ है। और चूंकि DE समानांतर BC दिया हुआ है, DE समानांतर BC पैरेलल, DE is parallel to BC is given here, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। यहाँ लिखेंगे आप, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा DE और BC के बीच हैं, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CED। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 1, 2 और 3 को देखो। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे तो इसमें ADE यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में ऊपर में, दूसरे वाले में भी ADE लिखा हुआ है, दोनों एक ही त्रिभुज हैं तो क्षेत्रफल आपस में बराबर है ही। नीचे इसमें BDE है, यहाँ CED है, तो BDE और CED भी आपस में इक्वल है। यानी समीकरण 1, 2, 3 से लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो बाएं पक्ष हैं वो बराबर हो गया, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1, 2, 3 से इसका राइट हैंड साइड है AD और इसका राइट हैंड साइड है AE/CE, प्रूव्ड। यानी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई ऐसी रेखा खींची गई है जो उसके दोनों भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो जो बिंदु हैं उसके बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करेंगे। यही है थेल्स प्रमेय, इसे ही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको।
तो अभी आपने देखा कि आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है उसके आधार पर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये अपन ने प्रूव किया AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। इसको अपन पलट के भी लिख सकते हैं, BD अपान AD इक्वल टू EC अपान AE भी लिखा जा सकता है। इसमें AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE भी लिख सकते हैं, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन EC भी लिखा जा सकता है। इनको पलट के भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे इसके उप प्रमेय कहलाते हैं, मेन तो यही कहलाता है। अब इसका विलोम, इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसके दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करता है। इसका उल्टा क्या होगा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड ऐसा है जो इसके दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करता है, दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करता है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। यदि समानांतर है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करेगा, ये प्रमेय है। इसका विलोम क्या होगा, यदि कोई ऐसा रेखाखंड ऐसा है जो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। इसे विलोम कहते हैं, इसका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम कहा जाता है। तो आज यहीं तक। इसके बाद मैं इसका अध्याय 11 का एक्सरसाइज 2 आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है।